हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं और अपनी डेली एक टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ने की आदत बना के रखेंगे। इट्स ओके। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट क्लास द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थ्रू विच pollen grains आर फॉर्म्ड। तो एक क्विक रिव्यू करते हुए हम देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, हमने देखा था कि एक फ्लावर के 4 वर्ल्स नेसेसरी वर्ल्स होते हैं और वो फ्लावर्स जिनमें 4 वर्ल्स पाए जाते हैं उन्हें हम एक कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। ओके, 4 वर्ल्स में कौन कौन से वर्ल्स थे? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनीशियम। अब सबको मैंने एक फ्लावर दिखाया था, याद कीजिए उस फ्लावर को। और क्या देखा था हमने? जो सबसे फ्लावर के लास्ट पार्ट, जो सबसे लास्ट वर्ल्ड होती है, जो ग्रीन ग्रीन से दिखाई देते हैं पेटल्स के, बहुत जो कलरफुल पार्ट होता है उसके नीचे वाले पार्ट को हमने क्या कहा था कि ये सबसे आउटर वर्ल्ड है एक फ्लावर का, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। यूनाइटेडली हम उन्हें कैलिक्स बोलेंगे, बट एक एक पार्ट को क्या बोलते थे? सेपल्स बोलते थे। ठीक है, जो उसके अंदर वाला वर्ल्ड था उसे क्या बोलते थे? हम उसे कोरोला बोलते थे। जो बहुत कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर्स का, जिन्हें कि हम पेटल्स बोलते हैं। और वो पेटल्स इतने कलरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें इंसेक्ट पॉलिनेशन करना होता है और उन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो हमने क्या देखा? 2 कैलिक्स एंड करोला। कोरोला की यूनिट पेटल एंड कैलिक्स की यूनिट सेपल, जो हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इन दोनों वर्ल्ड को हम एसेसरी वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर कहते हैं। ठीक है, और जो एंड्रूशियम एंड गाइनीशियम, एंड्रूशियम क्या है? एक मेल पार्ट है फ्लावर का, एंड गाइनीशियम इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये दोनों वर्ल्ड क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर होते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों की वजह से ही, एंड्रूशियम और गाइनीशियम की वजह से ही क्या हो पाता है? प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, सीड और फ्रूट्स बना पाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि एंड्रूशियम जिसकी यूनिट क्या थी? स्टेमन, एंड गाइनीशियम जिसकी यूनिट कार्पल या पिस्टिल थी। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। यानी एक फ्लावर के 4 पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनीशियम, और जिन फ्लावर्स में ये चारों पार्ट होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, हमने क्या देखा था अपने लास्ट क्लास में कि हम एक एंड्रूशियम की स्टडी कर रहे थे और हमने बताया था कि एक एंड्रूशियम, वन एंड्रूशियम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट। ठीक है, ईच एंथर मेड अप ऑफ 2 lobes, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ईच एंथर इज बाइलोब्ड एंड देयर इज वन। अब सबको ये ग्रीन डॉटेड लाइंस में भी दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये ग्रीन डॉटेड लाइंस को हम क्या बोलते हैं? थीकास। इट मीन्स कि हर एक लोब में एक थीका प्रेजेंट है। तो आपको पता है 2 लोब है तो 2 थीका हुए, तो इसे 4 पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इट मीन्स ईच एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज बाइथीकस, डाइथीकस। ओके, आई एम श्योर कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने इसे क्लास में 2-3 बारी क्लियर किया था। तो आज बस एक रिवीजन के लिए, क्योंकि आपको 2-3 दिन का गैप मिल चुका है। ठीक है, तो हमने ये देखा था जब हम इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं यहां से, तो आपको पता है कि जब इसमें 4 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो वो कुछ ऐसे 4 कॉर्नर्स शो करेगा। तो इसमें क्या हुआ? हमें 4 कॉर्नर्स दिखाई दिए और बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। वेरी गुड, माइक्रोस्पोरेंजियम। आपको ये नहीं फील करना है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको ये सोच के पढ़ना है कि हम एक इंटरैक्टिव क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे सेल्स पर प्रेजेंट थे और ये बहुत सारे सेल्स जो एक ही चीज बनाने वाले हैं उन्हें हम टिश्यू भी तो कह सकते हैं। एक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज नोन एज व्हाट? टिश्यू। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, अब क्या होता था? याद कीजिए आप सबने जो हमने पढ़ा था
ये स्पोरोजीनस टिश्यूज के एक सेल्स क्या हो जाते हैं, थोड़े से मॉडिफाई कर जाते हैं और इन सारे सेल्स को सप्रेस करके टेपेटम से ये लेयर जो फोर्थ वन लेयर है, आपको मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है, जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे किसी एंथर का तो उसके पास क्या होंगे, 4 लेयर्स होंगे। इसीलिए मैंने यहां मेंशन नहीं करा है क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये 4 लेयर्स कौन होंगे, आउटर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम, दिस ब्लू वन इज मिडिल लेयर एंड द इनर ब्लैक लेयर इज नोन एज टेपेटम, जो कि क्या करता है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजियम को या डेवलपिंग एंथर्स को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा था, अब ये एक जो डेवलपिंग सेल है जो बाकी सारे सेल्स को सप्रेस कर दिया, वो टेपेटम से बहुत सारा न्यूट्रिशन लेगा और स्वेल्ड अप हो जाएगा। ठीक है, और जब एक सेल जो सारे सेल्स को सप्रेस करके स्वेल कर जाएगा, हमने उस सेल को क्या नाम दिया था, इस सेल को हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि बाकी आगे जो भी पॉलन ग्रेन्स या जो भी चीजें बननी है इस सेल के थ्रू ही बननी है। ठीक है, इसीलिए हम इसे मदर सेल बोलते हैं। अभी तक इस माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है, प्लॉइडी क्या है स्टूडेंट्स, प्लॉइडी क्या है, 2n है। अभी तक आपने इसमें कोई मियोसिस देखा नहीं, तो जब तक कोई मियोसिस नहीं हुई है तब तक जो एक एंथर या जो फ्लावर के जो प्लॉइडी थी अभी तक सिमिलर प्लॉइडीज रहेंगी, यानी ये अभी तक डिप्लॉयड है, 2n ही कंडीशन इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का है। ठीक है, जैसे ही ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, जैसे इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, ये क्या करता है, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। और ये माइक्रोस्पोर पहले क्या थे, पहले भी ये टेट्राड स्ट्रक्चर में थे, लेकिन अब इसके अंदर का जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसने भी क्या किया, एक टेट्राड का फॉर्मेशन किया आफ्टर मियोसिस। तो मियोसिस के बाद क्या हुआ, एक सिंगल सेल, 4 सेल्स आफ्टर मियोसिस दे फॉर्म ग्रुप ऑफ 4 सेल्स, जो कि आपको पता होगा कि एक सेल क्या करता है, मियोसिस 1 में 2 सेल्स को फॉर्म करता है और इन सेकेंड मियोसिस ये क्या करते हैं, 4 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 4 सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। तो जैसे इनमें मियोसिस होगी बच्चों, यहाँ की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। अभी तक क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल तक ये 2n प्लॉइडी के थे, लेकिन जैसे ही इनमें क्या हुआ, मियोसिस, ये क्या हो गए, हैप्लॉइड कंडीशन में आ गए। ठीक है, हमने यहां तक सब कुछ डिटेल कर लिया था, ये आपके लिए क्विक रिव्यू था, हमें यहां से देखना था स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन। अब आपको क्या पता है कि जैसे ही ये 4 सेल्स, यहाँ पे 4 गैमीट्स बनेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा हमारे इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। इसमें जैसे ही प्रेशर क्रिएट होने लगेंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये पूरे सेल्स डिग्रेड कर जाएंगे और यहां से पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज कर जाएंगे। जैसे कि आपके पेज नंबर 22 पे आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, आप इसे देखना, ये पूरे क्या हो जाएंगे, ये डिग्रेड कर जाएंगे और ये एक पैसेज प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे पॉलन ग्रेन्स बने हैं उनके लिए एक पैसेज प्रोवाइड करेंगे कि आप यहां से निकल जाओ। ठीक है, तो यहां से सारे पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इतना स्ट्रक्चर हमने देखा था, हमें एक पॉलन की डिटेल स्टडी करनी थी, तो हम बिना लेट किए हुए अपने आज के टॉपिक पे आएंगे, जो हमें पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन। मैंने आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने एक फिगर पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो हम उसे देखते हैं। मैंने ये स्ट्रक्चर भी आपको बताया था कि जैसे ये क्या हुआ था, मियोसिस होके एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था और वहां से पॉलेंस रिलीज हो गए थे। ठीक है, जैसे ही उनमें मियोसिस होके वो रिलीज होते हैं बच्चों, उसके बाद उनमें मियोसिस नहीं होगा, उसके बाद
ये माइटोटिकली डिवाइड करके एक एक जो पॉलन ग्रेन्स होंगे अपने अंदर सेल डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे। यानी एक पॉलन ग्रेन क्या है, ये एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये बना आफ्टर मियोसिस, माइक्रोस्पोर एंजिन में मियोसिस हुई, उसके बाद ये एक पॉलन ग्रेन बन गया, ठीक है। लेकिन अभी पॉलन ग्रेन क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन मियोसिस ये पॉलन ग्रेन माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है। और माइटोटिकली डिवाइड करके ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक सेल बनाएगा जिसे हम बोलेंगे जेनरेटिव सेल, ठीक है। और नीचे की तरफ एक बड़ा सा सेल बनाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इसके बाद ये अपने ऊपर एक बहुत थिक एंड थिन एंड कॉन्टिन्यूअस कवरिंग बनाएगा, ठीक है। ये कवरिंग बहुत टफ नहीं होगी, बट ये क्या करेगी, इसके बाहर की तरफ इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत थिन कवरिंग है, ठीक है। इस थिन कवरिंग को हम एक नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं एंटाइन, INTINE, एंटाइन, ठीक है। इसके आउटर ये कवरिंग जो है एंटाइन की कवरिंग रेगुलर होती है और बहुत थिन होती है, बहुत थिक नहीं होती। बट जो आउटर लेयर होती है इस पॉलन ग्रेन की, ये आउटर लेयर क्या होती है, बहुत ही टफ होती है, लेकिन रेगुलर भी नहीं होती है, इरेगुलर होती है, टूटी फूटी सी ये लाइन होती है, ठीक है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, एंड दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्पोरोपोलेनिन, एंड स्पोरोपोलेनिन इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। इसे आप बहुत इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो। आज तक इसे ब्रेक करने के लिए हमें कोई एंजाइम या कोई केमिकल नहीं मिले हैं स्पोरोपोलेनिन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ये अभी तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है जिसे अभी तक हमने ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है। ये स्पोरोपोलेनिन, अभी आप देख रहे होगे बच्चों कि ये रेगुलर नहीं है, ये बहुत टूटी फूटी सी लाइन है। तो ठीक है, हम इसे जोड़ देते हैं, ये टूटी फूटी सी लाइन या ये जो डिसरप्टेड लाइन है, इसे हम एक स्ट्रक्चर से जोड़ देते हैं जिसे कि हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। आप सब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये लेयर कॉन्टिन्यूअस होती जिस तरीके से हमारी एंटाइन की कवरिंग है, तो क्या होता, ठीक है। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ये स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड है, तो ये मेल गैमेट्स जो इसके अंदर बने हुए हैं, ये यहां से बाहर कैसे निकलेंगे। आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, इसी क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर ये एंजाइम कॉन्टिन्यूअस होती तो ये एक काम के लिए तो बहुत अच्छा होता, हमें बहुत हेल्पफुल हो जाता एक चीज के लिए, बट दूसरे ऑन द अदर हैंड ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी हो जाती कि ये, आपको पता है कि ये पॉलन ग्रेन बन के कहां जाएगा, ये हमारे ओवरी के पास जाएगा, इसे स्टिग्मा पे आके इन पॉलन ग्रेन्स को करना है, ठीक है, ताकि ये ओवरी और यहाँ पे जो एग प्रेजेंट है उसको जाके फर्टाइल कर सके, फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। तो ये स्पोरोपोलेनिन का काम क्या है कि एंथर कहीं से भी आ रहा हो, जब तक वो स्टिग्मा पे आके गिर नहीं जाता है, उसको डेजिकेट नहीं होने देना है, उसको वेस्ट नहीं होने देना है। इसलिए ये स्पोरोपोलेनिन उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट दीज मेल गैमीट्स या टू प्रोटेक्ट दीज पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और ये जर्म पोर्स का काम क्या है फिर, अगर ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती, जब हम इसे ब्रेक ही नहीं कर सकते, तो ये पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे कहां से, नहीं निकल पाएंगे ना। इसीलिए नेचर ने हमें ये जर्म पोर्स बना के दे दिया इन फ्लावर्स को, कहा कि ठीक है, आपके पास ये इतनी हार्ड कवरिंग है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें अपने मेल गैमेट्स को निकालने के लिए। तो नेचर ने क्या किया, इन फ्लावर्स को एक जर्म पोर भी दे दिया, ठीक है, और कहा कि ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन की जो एक्साइन लेयर है वो आपको क्या करेगी, पॉलिनेशन में हेल्प करेगी। जब एक
पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जाके अटैच होना होगा, तब तक के लिए आपको प्रोटेक्ट करेगी कि कहीं पे भी आप मतलब पॉलन ग्रेन्स क्या हो डेजिकेट ना करें। और ये जो हमको क्या करेगी, यहां से एक ट्यूब बनाने के लिए हेल्प करेगी, जिससे कि ये जो मेल गैमीट्स है वो यहां से अंदर पहुंच पाए। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आया। यहाँ पे एक बार फिर से स्ट्रक्चर देखेंगे। एक पॉलन ग्रेन है, अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर मियोसिस ना होके माइटोसिस होगी। ठीक है, और इस माइटोसिस से क्या होगा, अभी प्लॉइडी तो सेम रहेगी, एन ही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स इस पॉलन ग्रेन के अंदर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो एक पॉलन ग्रेन जिसमें अभी 2 सेल्स प्रेजेंट हैं, ऊपर वाले सेल छोटे वाले सेल को हम जेनरेटिव सेल कहते हैं। जो बड़ा वाला सेल है, आप सब अपनी बुक्स में देखना इस स्ट्रक्चर को, अगर क्लियर ना हो रहा हो यहां से, तो ये जो बड़ा वाला सेल है हम इसे वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। ये वेजिटेटिव सेल आगे चल के पॉलन ट्यूब, ये जो पॉलन ट्यूब है इसे पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इस ट्यूब को हम पॉलन ट्यूब नाम देते हैं। और ये जो बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल है आप देख रहे हो, ये वेजिटेटिव सेल आगे चल के पॉलन ट्यूब बनाता है। और ये जो भी न्यूक्लियस है, ये जो जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस है, ये माइटोटिकली डिवाइड करके और ये इस पैसेज से इस फीमेल गैमीट के पास पहुंचते हैं और उसे फर्टिलाइज करते हैं। और आगे क्या होता है, फ्रूट्स एंड सीड्स का डेवलपमेंट होता है। इज इट क्लियर? अभी तक आपको सारा चीज क्लियर है? क्या क्या पढ़ा हमने? एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। ठीक है, हमें बाकी दोनों वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं, कैलिक्स और कोरोला पे हमें नहीं पढ़ना है, हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर पढ़ना है। और आप सबको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं। बाकी जितने भी हैं, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गीज, उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, ये आप सबको पता है। हमने पहला स्ट्रक्चर लिया फ्लावर का, जो कि एक मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर है, जिसका नाम क्या है, एंड्रोशियम। एंड वन एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। वन एंथर इज मेड अप ऑफ 2 lobes एंड ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू 2 थीकास। तो एक लोब 2 थीका में डिवाइडेड है, मतलब एक एंथर के पास 4 थीकास है, 2 लोब्स और 4 थीकास है। जब हमने उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया था तो आपको क्या दिखाई दिए थे, रिजेस एंड ग्रूव्स दिखाई दिए थे उस स्ट्रक्चर में। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट, जिन्हें हमने नाम दिया था स्पोरोजीनस टिश्यूज या स्पोरोजीनस सेल्स। वो स्पोरोजीनस सेल्स बहुत ज्यादा नरिशमेंट लेके स्वेल्ड अप हो जाता है, और वहां से वो क्या होता है, जो स्वेल्ड अप सेल है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है बच्चों, मियोसिस होती है, और वो एक टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। मियोसिस होने के बाद उनकी प्लॉइडी चेंज हो जाती है, 2n से n हो जाती है, जिसे कि हम रिडक्शनल डिविजन कहते हैं। ठीक है, n हो जाने के बाद वहां से क्या होता है, खूब सारे थाउजेंड्स ऑफ 50,000 lakhs नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, और वहां से जब बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वो उस वॉल पे क्या करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर से जो चारों वॉल थी, जो 4 लेयर्स थी माइक्रोस्पोरेंजियम की, वो रप्चर कर जाती है। वो रप्चर करने के बाद उन्हें एक पैसेज प्रोवाइड करती है, और उस पैसेज से सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, फिर जब पॉलन ग्रेन्स निकल गए तो हमें पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि वो पॉलन ग्रेन्स दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, उनके लेयर्स कैसे हैं। तो ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है बच्चों। एक पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज या 3 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, और ये 2 सेल स्टेज है, इसमें एक जनरेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है, एक कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ कवरिंग है जिसे हम एंडाइन कहते हैं,
एक आउटर लेयर ऑफ कवरिंग है जिसे हम एक्साइन कहते हैं। ये एक्साइन स्पोरोपोलिन से बनी होती है और ये जो एंटाइन है ये किससे बनी होती है? सेलुलोज की कवरिंग होती है। ठीक है, दिस एंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, एंड द आउटर लेयर विच इज नोन एज एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज अ वेरी हार्ड सबस्टेंस एंड इसे कोई भी केमिकल नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, बट अगर स्पोरोपोलिन इतना स्ट्रांग है तो इस मेल गैमेट्स को निकलने कैसे देगा? तो इसके लिए नेचर ने एक जर्म और दिया कि जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं उनके लिए एक रास्ता बना दिया कि आपको उस वॉल को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप दूसरे रास्ते से, ये ऑल्टरनेटिव मेथड दे दिया कि आप इस रास्ते से निकल जाना, ये तोड़ने की आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जर्म पोर क्या करते हैं? अब ये वेजिटेटिव सेल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इन जर्म पोर की हेल्प से बना लेते हैं जिसको कि हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं और इस क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर मियोसिस नहीं अब माइटोसिस होती है जिसकी वजह से उनकी प्लॉइडी तो एन ही रहती है लेकिन वहां पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और आगे चल के ये पॉलन ट्यूब हमारे फीमेल गैमीट के अंदर एंटर करता है, वहां इन मेल गैमेट्स को पहुंचा के और फीमेल गैमेट मेल गैमेट कंबाइन करके फर्टिलाइज करके क्या करते हैं? एक नए सीड का फॉर्मेशन करेंगे। इतना स्ट्रक्चर आप सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम इस फीमेल गैमेट या पिस्टल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको आज ही ये पिस्टल या मेगास्पोरेंजियम का एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, लेकिन तब तक आप सब इस टॉपिक को फिर से क्लियर करना। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये सब आप पढ़ के क्लियर कर लेना। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट करना। ठीक है, ग्रुप में मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो आज ही प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, और पैंडेमिक से डरना नहीं है बच्चों, आप घर पे रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रखना। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, हमें समझ के लिए पढ़ना है कि बायो जो भी हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन चल रहे हैं, यही तो बायोलॉजी है। तो हमें इसे मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना कि इसे पढ़ने के बाद मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, मैं अपने बाकी के फ्रेंड से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करूंगा। मार्क्स एक एस्पेक्ट है बट एक ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या है? नॉलेज। तो हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमें डेली एक नई चीज अपने नॉलेज के अंदर हमेशा एक एक चीज को एड ऑन करते रहना है। ठीक है, तो ये पैंडेमिक क्या हमें अपनी नॉलेज के एड ऑन को रोक सकती है? नहीं ना। आप घर पे भी हो, नेट के थ्रू पढ़ो, अपने एनसीईआरटी, अपने टेक्स्ट बुक, अपनी साइड बुक्स, जो भी बुक्स हैं, आप उससे हर एक टॉपिक को क्लियर करो, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जो भी डाउट्स हैं आप कभी भी मुझे मैसेज कर लो, जब भी मैं आपका मैसेज सीन करूंगी आपका रिप्लाई जरूर करूंगी और लगातार पढ़ाई करते रहो। ओके, तो थैंक यू क्लास।